नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राजयोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आरबीएससी एनसीईआरटी की जो बुक है सामाजिक विज्ञान की, उसका भाग 1 भूगोल। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। अब क्लास में सबसे पहले देखेंगे हम हमारा भारत, राजस्थान एक सामान्य परिचय, जल संसाधन, भूमि संसाधन और कृषि, खनिज और ऊर्जा संसाधन, औद्योगिक परिदृश्य, जनसंख्या और पर्यटन और परिवहन। ये जो ज्योग्राफी का जो पूरा पोर्शन है, इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वन लाइनर, वह देखने वाले हैं। चलो क्लास को शुरू करते हैं। अब जो पहला चैप्टर है वो है हमारा भारत। अराकान योमा या अराकान पर्वतमाला और रखाइन पर्वतमाला की पहाड़ियाँ भारत से किस दिशा में हैं? तो उत्तर पूर्व जो दिशा है उसमें स्थित है। बंगाल की खाड़ी भारत से किस दिशा में स्थित है? तो पूर्व दिशा में। अरब सागर भारत से किस दिशा में है? तो पश्चिम दिशा में स्थित है। आप देख सकते हो, यह भारत का जो मैप है, इसमें ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है। चलो आगे देखते हैं। मन्नार की खाड़ी भारत से किस दिशा में स्थित है? तो दक्षिण दिशा में। भारत की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी। विदेशी मानव किन दरों से भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचा है? तो खैबर और बेलन दर्रा से। और पूर्वोत्तर के दर्रों से किस रास्ते विदेशी मानव उत्तर पूर्व भारत में आया? तो म्यांमार के श्याम पठार से। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो 8 डिग्री 4 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश तक। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 सेल्सियस पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 सेल्सियस पूर्वी देशांतर तक। भारत का देशांतरीय अंतर लगभग कितना है? तो 29 डिग्री। और भारत के पश्चिम से पूर्वी सिरे के मध्य समय का अंतर कितना है? तो 2 घंटे का अंतर है। और किस पूर्वी देशांतर रेखा से भारत का मानक समय निर्धारित होता है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर तक। किस स्थान से भारत का मानक समय निर्धारित होता है? तो इलाहाबाद और प्रयागराज के नैनी कस्बे से जो है वो भारत का मानक जो समय है वो निर्धारित होता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखना, तो 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान। और देश का क्षेत्रफल कितना है? तो लगभग 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर है। और यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.47% है। भारत का जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर भारत का जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का विस्तार है। तो भारत का अरुणाचल से गुजरात तक का विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर है। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न जो है ये आरबीएससी एनसीईआरटी की जो कक्षा 8 की जो सामाजिक विज्ञान की किताब है उससे लिए गए हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। अगर सबसे बड़े की बात करें तो राजस्थान है और सबसे छोटा जो है वो गोवा है। और भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना है, जिसकी जो दूसरे राज्य से आंध्र प्रदेश से जो विभाजन से बना है 2 जून 2014 को ये अलग हुआ है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। और भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? तो 6 भौतिक भागों में बांटा गया है भारत को। देख लो आप, जो 6 भाग है ये मरुस्थल पश्चिमी राजस्थान, हिमालय पर्वत उत्तर में कश्मीर से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, द्वीप समूह प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल व मैदान सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो भाग है, और लास्ट जो है ये तटीय मैदान। अब इसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पूर्व में स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला कितनी लंबी है? तो 2500 किलोमीटर लंबी है। विश्व की सबसे ऊंची व नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय है। बर्फ़ का घर किसे कहा जाता है? तो हिमालय को बर्फ़ का घर भी कहा जाता है। हिमालय श्रेणियों का विस्तार दक्षिण में कहाँ तक है? तो पटकोई व नागा की पहाड़ियों तक। वर्ष भर बहने वाली नदियाँ क्या कहलाती है? तो सदा नीरा नदियाँ कहलाती है। याद रखना, जो पूरे साल भर बहती है वो सदा नीरा नदियाँ। भारत का अन्न भंडार किस प्रदेश को कहा जाता है? तो गंगा के मैदान को।
पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदान क्या कहलाते हैं? तो बांगर। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी से पोषित मैदान क्या कहलाते हैं? तो खादर। ये खादर और बांगर में से कई सारी परीक्षाओं में हर बार प्रश्न आते हैं, तो ध्यान रखना है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदान तो बांगर कहलाते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी से पोषित मैदान खादर कहलाते हैं। भारत के प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार। और दक्षिण भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार है जो सबसे बड़ा है। दक्षिण के पठार में खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न पठार कौन सा है? तो छोटा नागपुर का पठार। और विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। और प्रायद्वीपीय पठार का निरंतर अप्रदान व निक्षेपण किस पठार से हुआ है? तो याद रखिएगा, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और महानदी से हुआ है। देश की अधिकांशतः जनजातीय आबादी कहाँ पर निवास करती है? तो सतपुड़ा, विंध्याचल, नीलगिरी, सह्याद्री व छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है। और बंगाल की खाड़ी में स्थित 247 द्वीपों का समूह क्या कहलाता है? तो अंडमान व निकोबार कहलाता है। और कितने द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में? तो याद रखिएगा 247 द्वीप समूह है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो बेरन द्वीप जो कि अंडमान में है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो निकोबार द्वीप में। और पर्यटन की दृष्टि से भारत का कौन सा द्वीप प्रसिद्ध है? तो लक्षद्वीप जो है वो प्रसिद्ध है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितनी भाषाएं हैं? तो भारत में जो है 2001 की जनगणना की बात कर रहा है तो 122 भाषाएं हैं और 234 जो है वो मातृ भाषाएं हैं। और भारत की कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो जो 22 भाषाओं को, और अनुच्छेद 351 में जो भाषा संबंधी उल्लेख है और उसमें केवल और केवल 22 भाषाओं का अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया हुआ है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है राजस्थान का एक सामान्य परिचय। देख लेते हैं। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान कितनी रियासतों व ठिकानों में बटा हुआ था? तो कुल 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, वह एक केंद्र शासित प्रदेश था, लावा, कुशलगढ़, निमराना ठिकाना। ये 3 ठिकाने थे, लावा, कुशलगढ़ और निमराना। राजस्थान का एकीकरण कब हुआ? तो 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ था। और इस एकीकरण में लगभग 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे। राजस्थान को कितने भौगोलिक भूभागों में बांटा गया है? तो 4 भौगोलिक भूभागों में बांटा गया है। देख लेते हैं। 4 जो ये राजस्थान का मैप है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावलीय पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठार, ये चारों भागों में बांटा गया है। थार के मरुस्थल का राज्य में विस्तार कितना है? तो राज्य के 12 जिलों में कुल भौगोलिक क्षेत्र के 61% भाग बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर, पाली, नागौर, चूरू, झुंझुनू और सीकर में। और राज्य की कितनी जनसंख्या थार के मरुस्थल में निवास करती है? तो लगभग 40% जो जनसंख्या है वो थार में निवास करती है। भारतीय महामरुस्थल क्षेत्र में कौन शामिल है? तो बीकानेर, जैसलमेर व बाड़मेर जो है ये महामरुस्थल क्षेत्र में शामिल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पुष्प किसे माना जाता है? तो रोहिड़ा का। और रोहिड़ा जो होता है उसका चित्र ये रहा दोस्तों, आप देख सकते हो, ये रोहिड़ा का वृक्ष है, ये इसके फूल है रोहिड़े के। और आगे जो क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो खेजड़ी। और राज्य में अरावली का विस्तार कितना है? तो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9% जो है वो अरावली का विस्तार है। गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से दिल्ली तक अरावली की लंबाई कितनी है? जो 692 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है। ये आप देख सकते हो, ये मैप में बिल्कुल दर्शाया हुआ है। और इस पर्वतमाला की जो कुल लंबाई है वो 550 किलोमीटर है। और मरुस्थल में पाई जाने वाली प्रमुख घास कौन सी है? तो सेवण, दामन एवं करड़, ये प्रमुख रूप से मरुस्थल में पाई जाती है। राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो अरावली को। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर सिरोही जो 1722 मीटर ऊंची है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भूभाग मैदानी है?
तो याद रखिएगा 23%। बीहड़, डांग या उत्खात भूमि किस क्षेत्र और किसके द्वारा निर्मित है? तो चंबल के द्वारा। राजस्थान के मैदानी उपजाऊ भाग में राज्य के कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो लगभग 40% जनसंख्या इसमें निवास करती है। 56 का मैदान कहाँ पर है? तो बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में माही नदी व उसकी सहायक नदियों के आसपास का क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। राजस्थान के पूर्वी मैदान को कौन सी नदियाँ पोषित करती है? तो चंबल, माही, बनास, बाणगंगा और कांतली नदी। राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार विस्तृत है? तो 7% भूभाग पर। राज्य के प्रमुख पठार कौन से हैं? तो उड़िया, आबू, बोराट, मेसा, उपरमाड़ और लसाड़िया का जो पठार है ये। और राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु परिस्थिति पाई जाती है? तो 5 प्रकार की जलवायु परिस्थिति पाई जाती है। ये देख सकते हो 5 प्रकार की। एक इधर जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर की तरफ, एक बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़ और झुंझुनू में, और एक इधर पाली, अजमेर ये वाली, और चौथी जो ये रही राजसमंद, भिलवाड़ा, टोंक, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बूंदी वाली, और जो 5वीं है डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ और बांसवाड़ा में स्थित है। ये मैप के द्वारा देख लिया आपने। आगे देख लो, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो 57.51%। राजस्थान में कितने प्रकार की ऋतुएं आती है? तो 3 प्रकार की आती है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तेज़ गर्म हवाएं किस नाम से जानी जाती है? तो राजस्थान में जो तेज़ गर्म हवाएं चलती है वो लू के नाम से जानी जाती है। राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो माउंट आबू। राजस्थान में अधिक वर्षा किस मानसून शाखा से होती है? तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से। और राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो झालावाड़ में लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और राज्य के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो जैसलमेर में लगभग 10 सेंटीमीटर के करीब वर्षा होती है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो माउंट आबू, जिसमें लगभग 150 सेंटीमीटर के करीब वर्षा होती है। और राज्य में हिमालय की ओर से आने वाली ठंडी हवाएं क्या कहलाती है? तो शीत लहर के नाम से जानी जाती है, जो सर्दी में चलती है। अगला जो चैप्टर है वो है जल संसाधन। 2 अपवाह क्षेत्रों के बीच की नम भूमि जो वर्षा जल को अलग अलग प्रवाहित करती है क्या कहलाती है? तो वो जल विभाजक रेखा कहलाती है। देख लेते हैं, ऐसी छोटी नदियाँ जो अपने जल को आगे किसी बड़ी नदी में मिलाती है क्या कहलाती है? तो वो सहायक नदियाँ कहलाती है। जो छोटी छोटी नदियाँ होती है और वो बड़ी नदी में जाके मिल जाती है, अपना जल उसमें मिला देती है। सरस्वती अपना जल कहाँ गिराती है? तो गुजरात के भरूच नामक स्थान से अरब सागर में गिरा देती है ये। किस नदी को वैदिक संस्कृति का पोषक कहा जाता है? तो सरस्वती नदी को। राज्य की कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र का हिस्सा है? चंबल, काली सिंध, पार्वती, बनास व बेड़च। राज्य की कौन सी नदियाँ अरब सागरीय नदी का तंत्र का हिस्सा है? तो माही, लूणी, साबरमती व पश्चिमी बनास। ये नदियाँ को एक चार्ट है, ये देख लो आराम से। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ये नदियाँ हैं, नदियों के प्रकार है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है वह चंबल, बनास, बेड़च, कोठारी, खारी, गंभीरी और बाणगंगा। और अरब सागर में जो गिरती है वो कच्छ की खाड़ी या रण में गिरने वाली लूणी, पश्चिमी बनास, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली माई, सोम, साबरमती और जाखम। और आंतरिक जल प्रवाह वाली जो नदियाँ हैं घग्गर, रावी, कांतली, कांकने, मसूरदी, द्रव्यमती, मेहता, रूपारेल और रूपनगढ़। कौन सी नदियाँ राज्य में आंतरिक अपवाह तंत्र का निर्माण करती है? तो घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेढा आदि। राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र सदा नीरा नदी कौन सी है? तो राजस्थान की एकमात्र जो नदी है वो चंबल नदी है, जो सबसे लंबी है और एकमात्र जो सदा उसमें जल रहता है, चंबल। राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा किसके किनारे स्थित है? तो कोटा जो शहर है वो चंबल के किनारे स्थित है। ये देख सकते हो आप पूरी चंबल नदी। ये जमा पाव की पहाड़ी, ये मुरादगंज इटावा तक, मध्य प्रदेश, ये जैसे बीच में कोटा को जल दे रही है, ये कोटा, ये बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर। देख सकते हो आप आराम से। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
चंबल की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंधु व पार्वती। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बनास जो नदी है। राज्य की अफाक क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बनास। बनास, बेड़च व मैनाल का संगम क्या कहलाता है? तो ये त्रिवेणी संगम कहलाता है और ये बिगोद भिलवाड़ा में स्थित है। ये देख सकते हो आप बनास नदी पूरी। ये खमनोर राजसमंद, ये राजसमंद को जल दे रही है। फिर इधर ये मांडलगढ़ भिलवाड़ा, नंदराय भिलवाड़ा, ये बनास यहाँ से होती हुई देवली टोंक, ये मोरेल और ये चंबल जो है ये सोई माधोपुर रामेश्वर में। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास की लंबाई कितनी है? तो 480 किलोमीटर। बनास की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो कोठारी, गंभीरी, खारी व मोरेल। लूणी का उद्गम कहाँ होता है? तो अजमेर में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व साबरमती के मिलन से। और लूणी का जल किस स्थान पर जाकर खारा हो जाता है? तो बालोतरा में जाकर ये लूणी का जो जल है ये खारा हो जाता है। ये आप देख सकते हो। और इसी के साथ लूणी की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो जोजरी, बांडी, जवई, मीठड़ी, खारी, सूखड़ी, सागी व गुइया, ये लूणी की सहायक नदियाँ हैं। माही नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो मध्य प्रदेश में अमरोरू नामक स्थान से। और माही की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो सोम और जखम। और माही नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, माही बजाज सागर जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। ये देख सकते हो माही नदी जो यहाँ से है। ये देख लो गुजरात खंभात की खाड़ी, पंचमहल गुजरात, कलियाकोट, डूंगरपुर, ये बेणेश्वर धाम जो संगम है इधर के साथ। ये देखो खांडू गांव बांसवाड़ा और अमरोरू मध्य प्रदेश। बाणगंगा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो बैराट की पहाड़ी, जयपुर से। कौन सी नदी भरतपुर के गन्ना पक्षी विहार में नम भूमि का निर्माण करती है? तो बाणगंगा। और बाणगंगा को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो अर्जुन की गंगा के नाम से। और घग्गर का उद्गम किसे माना जाता है? तो शिवालिक की पहाड़ियाँ जो हिमाचल में हैं उनके नाम से। राज्य के आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो घग्गर। और नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। सिंचाई के उद्देश्य से जल बहाव की दिशा को परिवर्तित करने के लिए जल स्रोत में बनाए गए बांध क्या कहलाते हैं? तो बैराज कहलाते हैं। आगे देख लेते हैं, किस मुख्य नहर का वो हिस्सा जहाँ से पानी का उपयोग नहीं किया जाता है क्या कहलाता है? उसे फीडर कहते हैं। और चंबल बहुउद्देशीय परियोजना किन राज्यों के मध्य संचालित है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में ये संचालित है। मध्य चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत कितने बांध बनाए गए हैं? तो 4 बांध बनाए गए हैं। और गांधी सागर बांध कहाँ पर स्थित है? तो मंदसौर मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध स्थित है जो चंबल नदी पर बनाया हुआ है। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत राज्य में कौन से बांधों का निर्माण करवाया गया है? तो राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़, कोटा बैराज और जवाहर सागर कोटा में स्थित है। आगे देख लेते हैं, माही बजाज सागर परियोजना कहाँ पर संचालित है? तो बांसवाड़ा में। माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों के मध्य संचालित है? तो ये भी राजस्थान व गुजरात के बीच में। बिसलपुर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो टोंक के टोडा रायसिंह नगर के बिसलपुर गांव में स्थित है। और सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों के बीच संचालित है? तो राजस्थान व गुजरात के बीच में और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इसमें राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में ये संचालित है। सरदार सरोवर परियोजना से किस नदी के जल का पेयजल तथा सिंचाई हेतु उपयोग किया जा रहा है? तो नर्मदा का। और सोम कमला अंबा परियोजना कहाँ पर संचालित है? तो डूंगरपुर में है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। और मानसी वाकल परियोजना कहाँ पर संचालित की जा रही है? तो उदयपुर में। और जवई परियोजना कहाँ पर संचालित की जा रही है? तो पाली में। और जाखम परियोजना कहाँ पर संचालित की जा रही है? तो प्रतापगढ़ में। ये विशेष ध्यान रखिएगा तीनों ही, मानसी वाकल उदयपुर में, जवई परियोजना पाली में और जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में। गंग नहर का निर्माण कब हुआ है? तो सतलज नदी पर फिरोजपुर हेड वर्कर्स नामक स्थान से 1927 में गंग नहर का निर्माण हुआ था 1927 में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का सुझाव किसने दिया है? तो कंवर सेन ने। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। और
हरिके बैराज का निर्माण कब शुरू किया गया? तो 1952 में। और हरिके बैराज से हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेड तक इंदिरा गांधी नहर की जो नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो 204 किलोमीटर। हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेड तक की बात कर रहा है हरिके बैराज से लेकर। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम सिरा किस स्थान तक है? तो बाड़मेर से गडरा रोड तक। इंदिरा गांधी नहर परियोजना अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो ये मरु गंगा के नाम से भी जानी जाती है इंदिरा गांधी नहर योजना। भरतपुर नहर का निर्माण किस नहर से किया गया है? तो आगरा की यमुना नहर जो है उससे किया गया है। और जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो गोमती नदी पर हुआ है जयसमंद झील का निर्माण। जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया है? तो जय सिंह ने 1687 से लेकर 1691 के मध्य। मीठे पानी की विश्व में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो जयसमंद झील जो है ये उदयपुर में स्थित है। जो मीठे पानी की जो मानव निर्मित झील है विश्व की सबसे बड़ी, ये उदयपुर में स्थित है जयसमंद झील। चिकलवास नहर का निर्माण किसने करवाया है? तो फतेह सिंह ने करवाया है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है भूमि संसाधन व कृषि। विश्व के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है? तो 11% भाग पर। धरातल पर पाई जाने वाली असंगठित चट्टानों का ह्यूमस मिश्रित रूप क्या कहलाता है? वो मिट्टी कहलाता है। और राजस्थान की मिट्टी को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है। देख लेते हैं एक बार। भूरी मिट्टी, सिरोजम मिट्टी, लाल बलुई मृदा, लवणीय मृदा, लाल दोमट मृदा और पहाड़ी मृदा, और बलुई मृदा और जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। राजस्थान की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है कृषि प्रधान है। किसान द्वारा अपने परिवार के भरण पोषण हेतु किए जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? तो केवल भरण पोषण की बात कर रहा है तो निर्वाह कृषि कहलाती है। राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वालरा कृषि के नाम से भी जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्व भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। किसान द्वारा छोटे भूखंड पर एक ही समय में एक से अधिक फसलों को उगाना क्या कहलाता है? तो गहन निर्वाह कृषि कहलाता है। जब किसान एक ही समय में एक छोटे भूखंड पर बहुत ज़्यादा फसलें ले लेता है या एक से अधिक फसलें ले लेता है एक ही समय में, वो गहन निर्वाह कृषि कहलाता है। और फसल व पशु उत्पादों को बाजार में बेचना क्या कहलाता है? ये व्यापारिक कृषि के अंदर सम्मिलित है। और वाणिज्यिक व्यापारिक कृषि कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की। वाणिज्यिक फसल उत्पादन, मिश्रित कृषि एवं बागानी कृषि। दलहन फसलों में कौन सी फसलें शामिल है? तो चना है, उड़द है, मूंग है, अरहर है आदि, ये दलहन फसलों में सम्मिलित है। और तिलहन फसलों में कौन सी फसलें शामिल है? सरसों, तिल, मूंगफली, सूरजमुखी, ग्वार, ये जो सभी है ये तिलहन फसलों में सम्मिलित है। और वाणिज्यिक फसलों में कौन सी फसलें सम्मिलित है? तो गन्ना, कपास, चाय, तंबाकू और कहवा, ये जो है ये वाणिज्यिक फसलों में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में मुख्यतः कितनी फसल ऋतुएं आती है? तो 3 प्रकार की। और खरीफ की फसलों में कौन सी फसलें शामिल है? ये खरीफ की बात कर रहा है तो बाजरा, मक्का, ज्वार, मूंगफली, चावल आदि जो ये फसलें हैं ये खरीफ की फसलें हैं। और रबी की फसल में कौन सी फसलें शामिल है? गेहूँ, जौ, चना, सरसों, ये जो फसलें हैं ये रबी की फसल है। और जो तीसरी जो फसल है जायद की फसल में कौन सी फसलें शामिल है? तो खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, मतीरा, ये जो सभी है जायद की फसल हैं। और भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक जो गेहूं का उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। और भारत का सर्वाधिक बाजरा उत्पादन कहाँ पर होता है? तो राजस्थान में पूरे भारत का सबसे अधिक बाजरा उत्पादन होता है। और विश्व में सबसे अधिक बोया जाने वाला अन्न कौन सा है? तो चावल। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक चावल उत्पादन कहाँ पर होता है? तो हनुमानगढ़ में होता है, याद रखिएगा। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। और राजस्थान में सर्वाधिक चने का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में जो है सबसे अधिक चने का उत्पादन होता है। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो सेवर
और भरतपुर में जो सेवर जो भरतपुर में है वहाँ पर स्थित है सरसों अनुसंधान केंद्र। भारत का सर्वाधिक सरसों उत्पादन कहाँ पर होता है? तो राजस्थान में होता है सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन। और राजस्थान में सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में सबसे ज़्यादा कपास होता है। याद रखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक चने का उत्पादन की पूछे तो भी हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, और कपास की बात करें तो भी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। राज्य का आधुनिक व मशीनीकृत कृषि फार्म कहाँ पर स्थित है? तो सूरतगढ़ में। और राज्य का एकमात्र यांत्रिक कृषि फार्म कहाँ पर स्थित है? तो जैतसर में शामिल है। तो मैं आशा करता हूँ आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ राजयोग राजस्थान में आप सभी का धन्यवाद।